हटो यहाँ से। अगर तूने इस मशीन को हाथ लगाया तो तुझे जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा दूंगा। क्या तुम जानते हो इसमें मंत्री जी बैठे हैं? तुम्हारी हैसियत सिर्फ चाय पिलाने की है, इंजीनियर बनने की नहीं। चीखने की यह आवाज वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन के इंजन रूम से गूंज रही थी। सामने खड़ा था 25 साल का रघु, जिसके कपड़े ग्रीस और तेल से सने हुए थे, और उसे डांटने वाला शख्स था प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मिस्टर खन्ना। रघु के आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था। यह कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं बल्कि हुनर और हैसियत के बीच की उस जंग की है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। सुबह का वक्त था, स्टेशन पर ढोल नगाड़े बज रहे थे। यह कोई आम दिन नहीं था। देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन का आज उद्घाटन होने वाला था। ट्रेन के अंदर रेल मंत्री और शहर के बड़े बड़े उद्योगपति बैठे थे। मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट से पूरा प्लेटफॉर्म चमक रहा था, और इन सब के बीच भीड़ से दूर एक कोने में खड़ा रघु अपनी मैली शर्ट की आस्तीन से पसीना पोंछ रहा था। रघु रेलवे यार्ड में एक दिहाड़ी मजदूर था। उसका काम था बड़े इंजीनियरों के लिए चाय लाना, उनके औजार साफ करना और इंजन के पुर्जों पर कपड़ा मारना। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह लड़का रात के अंधेरे में उन इंजनों से बातें करता था। रघु के पिता रेलवे में ड्राइवर थे, जो एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी रघु पर आ गई, जिससे उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छूट गई। लेकिन किताबों का ज्ञान छूटने से हुनर नहीं मरता। रघु ने देख देख कर इतना सीख लिया कि जितना शायद बड़े बड़े डिग्री वाले भी नहीं जानते थे। ट्रेन चल पड़ी। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। 100, 120, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अंदर बैठे मंत्री जी और अधिकारी शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे। एसी कोच में ठंडी हवा में सफलता की खुशबू थी। इंजन रूम में मिस्टर खन्ना और उनकी टीम गर्व से मुस्कुरा रही थी। सब कुछ ऑटोमेटिक था। कंप्यूटर स्क्रीन पर हरे रंग की बत्तियां जल रही थी। तभी रघु की नजर प्रेशर गेज पर पड़ी। सुई सामान्य से थोड़ी ऊपर थी और हल्की हल्की कांप रही थी। रघु ने एक अजीब सी गंध महसूस की, जलते हुए रबर की गंध। वह जानता था कि यह गंध तब आती है जब हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में लीकेज शुरू होता है। वह झिझकते हुए मिस्टर खन्ना के पास गया। साहब माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेक वाल्व में लीकेज है। प्रेशर गेज देखिए, यह फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर स्पीड और बढ़ी तो पाइप फट सकता है। मिस्टर खन्ना ने ऊपर से नीचे तक देखा। रघु के फटे जूते, तेल से सने हाथ और बिखरे बाल। तू मुझे सिखाएगा, अनपढ़ गंवार? यह जर्मनी से आई तकनीक है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। चुपचाप अपना काम कर और चाय बना, समझे? रघु चुप हो गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ट्रेन की रफ्तार अब 180 पार कर चुकी थी, और तभी वह हुआ जिसका डर रघु को था। अचानक एक जोरदार झटका लगा। इंजन रूम में लाल बत्तियां जलने लगी। सायरन की आवाज से पूरा केबिन गूंज उठा। कंप्यूटर स्क्रीन पर इरर लिखकर आने लगा, ब्रेक फेल, ब्रेक फेल। एक जूनियर इंजीनियर चिल्लाया। मिस्टर खन्ना के चेहरे से रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी बटन दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिस्टम लॉक हो चुका था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, और सामने 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 सिर्फ 5 किलोमीटर दूर एक पुराना पुल था जिसकी मरम्मत का काम चल रहा था। अगर ट्रेन उस रफ्तार से पुल पर गई तो जल समाधि निश्चित थी। सर, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है, जूनियर इंजीनियर रोने जैसी आवाज में बोला। मंत्री जी के केबिन से फोन आने शुरू हो गए। हड़कंप मच गया। मौत सामने खड़ी थी। मिस्टर खन्ना पसीने से तरबतर होकर स्क्रीन को पिट रहे थे। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले, अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं और मानते हैं कि इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं होनी चाहिए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें। उस अराजकता के बीच रघु आगे बढ़ा। उसे पता था कि अब कंप्यूटर कुछ नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ मैनुअल ओवरराइड की ही रास्ता था। लेकिन वह वाल्व इंजन के नीचे एक बेहद सक्रिय और खतरनाक जगह पर था, जहां तापमान 200 डिग्री तक हो सकता था। रघु जैसे ही कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा, मिस्टर खन्ना ने उसे धक्का दे दिया। दूर हट, पागल हो गया है क्या? अगर तूने कुछ गलत किया तो हम सब मारे जाएंगे। रघु इस बार गिरा नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को संभाला और पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। साहब, अगर मैं नहीं गया तो हम वैसे भी मारे जाएंगे। मुझे पता है क्या करना है, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था। वक्त नहीं था। रघु के पास पड़ा एक भारी रिंच उठाया और कांच का वो बॉक्स तोड़ दिया जिसके पीछे मैनुअल लीवर का रास्ता था। मिस्टर खन्ना उसे रोकने के लिए लपके, लेकिन रघु फुर्ती से नीचे रेंग गया। इंजन के नीचे की गर्मी भट्टी जैसी थी। वो लोहे के पाइप तप रहे थे। रघु की त्वचा झुलसने लगी। उसे वह मुख्य वाल्व दिखाई दिया। वहां से गर्म तेल की फुहार निकल रही थी। अगर वह उसे नंगे हाथों से घुमाता तो हाथ जलना तय था। लेकिन उसके बाद दस्ताने पहनने का वक्त नहीं था। ट्रेन पुल के करीब पहुंच रही थी। रघु ने अपनी आंखें बंद की, अपने पिता का चेहरा याद किया और जलते हुए वाल्व को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसके हाथों की चमड़ी जल रही थी, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं की। उसने पूरी ताकत लगाकर वाल्व को घुमाना शुरू किया। 1, 2, 3 चक्कर। ऊपर केबिन के लोग सांसें रोक खड़े थे। अचानक ट्रेन के पहिए से चिंगारियां निकली। चर्र की एक तेज और डरावनी आवाज आई। गति कम होने लगी। 180, 140, 100। रघु नीचे गर्मी और धुएं के बीच दम घुटने जैसा महसूस कर रहा था, लेकिन वह वाल्व को थामे रहा। अगर वह छोड़ता तो प्रेशर फिर बढ़ जाता। अंततः ट्रेन हिचकोले खाती हुई रुकी, पुल से महज कुछ मीटर पहले। इंजन रूम में सन्नाटा छा गया। सब जिंदा थे। मौत छूकर निकल गई थी। मिस्टर खन्ना और बाकी इंजीनियरों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी के नीचे झांक कर नहीं देखा कि जिसने जान बचाई उसका क्या हाल है। कुछ देर बाद जब सुरक्षा बल और पुलिस अंदर आई तो मिस्टर खन्ना का अहंकार फिर जाग उठा। उसे उन्हें अपनी गलती छिपानी थी। अगर जांच होती तो क्यों उन्होंने रघु की चेतावनी का नजरअंदाज किया तो उनकी नौकरी जाती। जैसे ही रघु लड़खड़ाता हुआ जले
हुए हाथों के साथ बाहर निकला। मिस्टर खन्ना ने पुलिस की तरफ इशारा किया। इंस्पेक्टर वही है वो लड़का, इसने सरकारी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की है, इसने बिना अनुमति के इंजन के पार्ट्स तोड़े हैं, इसी की वजह से सिस्टम फेल हुआ था। रघु सन्न रह गया। वह दर्द से करा रहा था, उसने हाथ बुरी तरह जले हुए थे और उस पर ही इल्जाम लगाया जा रहा था। साहब मैंने तो सिर्फ रघु की आवाज़ गले में अटक गई। पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी, उसे धक्के मारकर जीप में बैठा दिया गया। जिस लड़के ने सैकड़ों जान बचाई उसे हथकड़ियां पहना दी गई। स्टेशन पर खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, किसी ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। जेल की काल कोठरी में रात भर रघु अपने जलते हुए हाथों को फूंक मारता रहा। उसे दर्द हाथों में नहीं दिल में हो रहा था। क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या जान बचाने का यही इनाम मिलता है? अगली सुबह अखबारों में खबर छपी, ट्रेन को दुर्घटना चली, चीफ इंजीनियर खन्ना की सूझबूझ ने बचाई मंत्री की जान। रघु का कहीं नाम नहीं था सिवाय पुलिस रिपोर्ट के एक छोटे से कोने में, असामाजिक तत्व गिरफ्तार। लेकिन कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। तीसरे दिन रेल मंत्री का काफिला अचानक उसी पुलिस थाने के बाहर रुका जहां रघु बंद था। पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। थानेदार दौड़ता हुआ बाहर आया। सर, आप यहाँ, आपने हुक्म दिया होता तो हम खुद आ जाते। मंत्री जी का चेहरा सख्त था। उसके साथ एक और व्यक्ति था, ट्रेन का ब्लैक बॉक्स डेटा विश्लेषक, एनालिस्ट। मंत्री जी सीधे उस सेल की तरफ गए जहां रघु जमीन पर बैठा था। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थी। थानेदार ने सफाई देने की कोशिश की। सर, यही है वो बदमाश, इसने ही इंजन। चुप रहो, मंत्री जी की आवाज ने थानेदार को वही जमा दिया। मंत्री जी ने जेल का ताला खोलने का इशारा किया। वहां अंदर गए और रघु के सामने घुटनों के बल बैठ गए। यह दृश्य देखकर पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। एक कैबिनेट मंत्री एक कैदी के सामने बैठा था। मंत्री जी ने धीरे से रघु के पट्टी बंधे हाथों को छुआ। उनकी आंखों में नमी थी। बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझे सच पता चलने में 2 दिन लग गए। रघु को समझ नहीं पाया, वह सहम गया। मंत्री जी खड़े हुए और थानेदार की तरफ पलटे। तुम्हें पता है यह कौन है? यह वो है जिसकी वजह से आज मैं जिंदा खड़ा हूँ। हमने ट्रेन का डेटा रिकॉर्ड चेक किया। जब हमारे तथाकथित पढ़े लिखे इंजीनियरों के हाथ पांव फूल गए थे, तब इस लड़के ने 200 डिग्री तापमान में जलते हुए वालों को अपने हाथों से थामे रखा था। अगर इसने 10 सेकंड की भी देरी की होती तो हम सब मर चुके होते। मिस्टर खन्ना जो मंत्री जी के पीछे खड़े थे, उनका सिर शर्म से झुका हुआ था, उनका पीठ पकड़ा गया था। मंत्री जी ने रघु से कहा, बेटा तुम आजाद हो और यह देश तुम्हारा कर्जदार है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू रही है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें। थाने से बाहर आते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। कैमरे अब मिस्टर खन्ना पर नहीं, फटे कपड़े पहने रघु पर थे। मंत्री जी ने सबके सामने ऐलान किया, आज से इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिस्टर खन्ना की नहीं होगी। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और रघु को रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद पर। तभी रघु ने हाथ जोड़कर मंत्री जी को रखा। माफ कीजिएगा सर, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। सब हैरान रह गए, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी को कोई कैसे ठुकरा सकता है? मंत्री जी ने पूछा, क्यों बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, घर? रघु ने भीड़ में खड़े एक बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वो उनके काका थे जो उसे छुड़ाने के लिए पिछले 2 दिनों से थाने के चक्कर काट रहे थे। रघु ने नम आंखों से कहा, सर, मेरे पिताजी इसी विभाग में ड्राइवर थे। उन्होंने पूरी ईमानदारी से सेवा की, लेकिन उनकी पेंशन की फाइल आज भी दफ्तरों में धूल फांक रही है। मेरी माँ बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं है। मुझे इंजीनियर नहीं बनना सर, बस मेरे पिता का हक दिलवा दीजिए। और उसने अपने जलते हुए हाथों की तरफ देखा। और बस इतना नियम बना दीजिए कि किसी कारीगर को उसके कपड़ों से न तौला जाए। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आई। जिस लड़के के पास खुद के इलाज के पैसे नहीं थे, वह अपने लिए नहीं, अपने परिवार के हक और कारीगरों के सम्मान के लिए मांग रहा था। मंत्री जी ने रघु को गले लगा लिया। तुम्हारे पिता की पेंशन आज ही शुरू होगी, ब्याज के साथ। और रही बात तुम्हारी नौकरी की, मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने फैसला किया है कि सरकार तुम्हारे आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। तुम डिग्री लोगे और फिर शान से इंजीनियर बनकर रेलवे में आओगे, ताकि फिर कोई खन्ना किसी रघु को अनपढ़ कहकर धक्के न मार सके। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गुंजा दिया। रघु की आंखों में आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। उस दिन सिर्फ एक ट्रेन नहीं बची थी, बल्कि उस दिन श्रम का, स्वाभिमान का और संस्कारों का सम्मान बचा था। रघु ने साबित कर दिया था कि बड़ी कुर्सी पर बैठने से इंसान बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जो वक्त आने पर अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए खड़ा हो जाए। निष्कर्ष मोरल दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है किसी की भी योग्यता का अनुमान उसके बाहरी दिखावे और डिग्री से नहीं लगाना चाहिए। कोयले की खान में ही हीरा मिलता है और कीचड़ में ही कमल खिलता है। सच्चा हुनर सम्मान का मोहताज नहीं होता, वह अपनी जगह खुद बना लेता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कम पढ़ा लिखा हो लेकिन अपने काम में उस्ताद हो? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर रोज आपके लिए ऐसी जज्बातों से भरी कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।